Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा मॉक टेस्ट सीरीज का 17th मॉड्यूल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू राइट डाउन योर आंसर। जो आपको करेक्ट आपको आंसर लगे उसे ज़रूर लिखिए ताकि आपको आपका स्कोर पता चले और वीक पॉइंट्स भी पता चलते रहें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें लीगल प्रिंसिपल के 2-3 ही क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर एंड एक्सेप्टेंस इज मस्ट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अब इसके फैक्ट क्या कहते हैं। अ पर्पस बाय स्पीड पोस्ट टू सेल अ वॉच टू बी। यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू ए ने क्या किया, एक प्रपोजल भेजा है बी को कि वो क्या करना चाहता है, अपनी वॉच को सेल करना चाहता है और एक डेफिनेट प्राइस भी जो है वो लिखा है। लेकिन जैसे ही वो स्पीड पोस्ट करता है उसके 6 घंटे के बाद वो अपने ही प्रपोजल को रिवोक कर देता है, उसे ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या ये ऑफर, जो रिवोकेशन का ऑफर है, ये वैलिड है या नहीं। आपको रिवोकेशन बताना है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं जाना। हमें ये बताना है रिवोकेशन वैलिड होगा या नहीं होगा। तो चारों ऑप्शंस को आप देखें। सबसे पहले अब हम फैक्ट की अगर बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की बात करता है और हमारे फैक्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है और एक्सेप्टेंस फिर नहीं है। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन से पहले ए ने अपना प्रपोजल क्या कर लिया है, वो रिवोक कर लिया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिवोकेशन होगा वो रिवोकेशन क्या होगा, मस्ट बी वैलिड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, वो वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन भी पूरी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी पूरी नहीं है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन देयर आर 2 ऑब्लिगेशंस। जब 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं हर पार्टी पे, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से जिस कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो जिसमें ये बात कर रहा है कि एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, जो सर्टेन नहीं है, और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इज वॉइड। तो यहाँ पे वो एग्रीमेंट वॉइड होंगे जो सर्टेन नहीं है और इज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। तो ऑप्शंस देखते हैं हम इसके। फैक्ट क्या कहते हैं, मोहन ऑर्डर टू सेल लैंड टू निम्रत एट 80 लाख। तो यहाँ पे 80 लाख रुपए में जो मोहन है वो निम्रत को क्या करता है, अपनी लैंड को सेल करने का ऑफर देता है और निम्रत उसकी रिप्लाई में क्या करती है कि वो बोलती है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है और उसके साथ में वो एंड लगा रही है, एंड इन क्लोजिंग 30 लाख, यानी वो 30 लाख दे रही है और बैलेंस का अमाउंट वो 50-50 हज़ार रुपये करके इंस्टॉलमेंट पे दे रही है। तो सिंस निम्रत एक्सेप्टेड द ऑफर, तो निम्रत ने एक्सेप्ट कर लिया सब्जेक्ट टू मेकिंग फुल पेमेंट। इसके थ्रू निम्रत ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे पूरी पेमेंट देने की बात कही है। तो यहाँ पे आपको इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जज करना है कि वो यहाँ पे वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे फैक्ट क्लियर क्या कह रहे हैं, मोहन ने 80 लाख रुपए में अपनी प्रॉपर्टी सेल करने को बोली, निम्रत ने 30 लाख कैश दे रही है और बाकी वो इंस्टॉलमेंट पे देने के लिए तैयार है। अब इस फैक्ट पे अगर हम लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो जो कि ये कहता है कि अगर जो यहाँ पे एन एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, अगर सर्टेन नहीं है वॉइड होगा, और इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन तो भी वो वॉइड होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो सिंपल है, देखते हैं आपने क्या मार्क किया है। और जो करेक्ट आंसर है वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो ऑफर दिया था वो 80 लाख का था, 80 लाख का था, और यहाँ पे निम्रत ने क्या करा, उसको एक्सेप्ट किया बट एज अ इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट की यहाँ पर कोई बात नहीं है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिविटी रूल।
तो यहाँ पे प्रिविटी रूल का एक्सेप्शन कौन सा है? तो प्रिविटी रूल जो है यहाँ पे बेसिकली थर्ड पार्टी, इसका मतलब क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगी, उसका रोल जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा है प्रिविटी के रूल का? तो प्रिविटी के यहाँ पे जो रूल है एक्सेप्शन में ये चारों ही आ जाएंगे, ये चारों क्या करते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो ये एक्सेप्शन में आएंगे प्रिविटी के। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फेस ऑफ द टिकट फॉर अ जर्नी द वर्ड्स फॉर कंडीशन सी बैक। तो यहाँ पे एक टिकट यात्रा के टाइम पे अगर ली है और उस पर लिखा है फॉर कंडीशंस सी बैक, कंडीशंस आप पीछे देखिए, तो ऐसा जब प्रिंटेड होता है एक इस छोटे अक्षर में या बड़े अक्षर में पैसेंजर के लिए, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा? तो ऑप्शंस आप चारों देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले जनरली क्या होता है कि अगर कंडीशंस आपको दिखी हुई है, आप उन कंडीशंस को नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पे गलती आपकी होती है। देखिए जनरली यहाँ पे आप बहुत सारी जगह से भी ये मतलब मॉक्स वगैरह करते हैं जैसे, तो यहाँ पे हर किसी का मेन मोटिव जो होता है वो यही होता है कि आपको वेरियस क्वेश्चन से अवेयर कराया जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन पेपर क्या होगा, बट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी बिल्ड करनी है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को इस हद तक क्लियर रखना है कि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सको। तो यहाँ पे ये मेन अंडरस्टैंडिंग होती है। और क्वेश्चंस जो आपको करवाए जाते हैं, जो क्वेश्चंस हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में भी चल रहे हैं, बस यही है कि आपके कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आए और आपकी रिविजन हो। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है कि फॉर कंडीशन सी बैक, कि कंडीशंस आप पीछे देखो। तो अब ये चारों ऑप्शंस क्या हैं, चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। तो अब ये बाउंड जो है होगा, ये बाउंड होगा। क्यों बाउंड होगा? क्योंकि यहाँ पे वो अपनी तरफ से उन्होंने अपना रोल पूरा कर दिया है। अब चाहे आप उन कंडीशंस को पीछे देख के पीछे से पढ़ो या ना पढ़ो, आप उस चीज के लिए बाउंड हो। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इज बाउंड बाय द कंडीशंस whether he takes care to read them or not. Next question is, where a corporation enters into a contract beyond the scope of subject, beyond the scope of subject, अगर उसके सब्जेक्ट के स्कोप से बियॉन्ड है, सच कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी। तो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस, जो काफी पूछे जाते हैं। तो अल्ट्रा, इसका करेक्ट ऑप्शन तो है हमारा अल्ट्रा वायरस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट ऑप्शन बी का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द पावर्स, यानी पावर के आप बियॉन्ड जा रहे हो। और ऑप्शन ए का मतलब होता है इंट्रा वायरस, यानी कि आप पावर के बियॉन्ड नहीं हो, पावर के अंडर में ही हो। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज अल्ट्रा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रपोजल से। प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंसिडरेशन होती है, फिर उसके बाद बाकी के स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रपोजल से। तो यहाँ पे ऑफर और ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर में भी डिफरेंस होता है, उसे भी आप क्लियर करके रखिए। तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, वो है गुड्स डिस्प्ले इन अ सुपर मार्केट विथ अ प्राइस टैग इज। तो यहाँ पे हम मार्केट में देखते हैं कि कोई भी चीज़ है, जैसे जीन्स है आपकी बहुत फेवरेट कोई चीज़ है, वो प्राइस टैग के साथ टंगी होती है। तो वो प्राइस टैग जो है वो किस चीज़ को दिखाता है? क्या प्रपोजल होता है, ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, नन ऑफ द एबव होता है? तो यहाँ पे हम इस सीन को एक बार समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये गुड्स आपकी एक फेवरेट जीन्स है जो शॉप के बाहर टंगी हुई है, जिसपे अमाउंट लिखा है कि 1500 या 1000। तो यहाँ पे टैग के साथ लिखा है। आपको वो जींस बहुत पसंद आई, आप अंदर जाते हो, शॉपकीपर से बोलते हो आई वांट टू बाय दिस जींस। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो शॉपकीपर ने बाहर लगाया है वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप जाओगे, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो आप नहीं जाओगे। अगर आप इससे इंटरेस्टेड हो और आप जा रहे हो उसके पास और आप उसे कह रहे हो कि आप उसको खरीदना चाहते हो दिए हुए अमाउंट पे, तो आप क्या कर रहे हो? आप शॉपकीपर को ऑफर दे रहे हो। इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले है, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। अब नेक्स्ट है, एन एग्रीमेंट मेड टू सेल अ कार्गो ऑफ कॉर्न्स
एक एग्रीमेंट है जो कार्गो ऑफ कॉइन्स को सेल करने के लिए बना है, विच वॉज नॉट इन एक्सिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। तो अभी वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एक्सिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा, वॉइडेबल होगा या क्या होगा, तो ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें सारे ही ऑप्शन हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो वॉइड इसलिए होगा कि जो चीज़ एक्सिस्ट नहीं कर रही है आप उस चीज़ पे कैसे ही कोई एग्रीमेंट बना सकते हो। तो वो जो चीज़ है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, और वो एक सर्टेन चीज़ होनी चाहिए जिसपे आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, व्हेन गुड्स आर डिस्प्ले इन ए शॉप विंडो विथ प्राइस टैग अटैच टू देम द ऑफर कम्स फ्रॉम द। अगर यहाँ पे जैसे हमने बिल्कुल जींस वाले एग्जाम्पल को ही लेना है, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसको समझना है। जींस वाले एग्जाम्पल में जब क्या कर रहा है, आपको प्राइस टैग डिस्प्ले हो रहा है, गुड्स आर डिस्प्ले इन ए शॉप आपको दिख रहा है, विंडो पे दिख रहा है, प्राइस टैग भी है, अटैच टू देम प्राइस टैग टंगा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अटैच टू देम द ऑफर कम्स फ्रॉम द। अब ऐसे में ऑफर किसके थ्रू आएगा, तो ऑफरर तो यहाँ पे जनरली जो ऑफर देता है उसको ऑफरर बोला जाता है। तो ये तो ऑफरर डेफिनेशन है। अब बी शॉप ऑनर, सी जनरल पब्लिक, डी कस्टमर। तो यहाँ पे जब आप जींस खरीदने गए तो आप क्या कहलाओगे, कस्टमर कहलाओगे। जब आप कस्टमर कहलाओगे तो यहाँ पे ऑफर, देम द ऑफर कम्स फ्रॉम, तो ऑफर किसके थ्रू आएगा, ऑफर भी कस्टमर के थ्रू ही आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, and don't forget to subscribe my channel, and most welcome of your all suggestions in comment section. Thank you.